कहते हैं कि शिद्दत से ढूंढोगे तो भगवान भी मिल जाएंगे। ये तो मामूली नौकरी की बात है। इतना परेशान क्यों होते हैं आप लोग? मैं देखता हूँ कुछ लोग इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं नौकरी के चक्कर में। एक नौकरी के चक्कर में आप एक अच्छा जीवन जीना छोड़ देते हैं। इतनी, हाँ मैं मानता हूँ कि ज़रूरी है, मेहनत करेंगे हम नौकरी पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को ही तबाह कर दो। आप जो सोच रहे हो कि मैं आज ये काम ना करूं, जॉब मिल जाएगा तब मैं करूंगा, तो ये बात मेरी लिख लो कि ना वो आप अभी ये काम कर पाएंगे और ना तब कर पाएंगे जब आपको जॉब मिलेगी। कोई ज़रूरी है कि जिस तरह से आपके पास अभी समस्याएं हैं उसी तरह से जॉब मिलने के बाद भी समस्याएं ना रहें। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि हाँ, समस्याओं का रूप बदल सकता है, समस्याओं के प्रकार बदल सकते हैं, लेकिन समस्याएं ज़िंदगी से कहाँ चली जाएंगी। जिस दिन ज़िंदगी से समस्याएं गई ना, उस दिन समझ लीजिएगा कि आप ज़िंदगी धरती पे फालतू आदमी बैठे हो। और आपको कुछ समस्याएं ढूंढते रहना चाहिए कि कुछ ना कुछ समस्याएं हों, पॉजिटिव समस्याएं हों जिनको दूर करने में मज़ा भी आए। ऐसा ना हो कि समस्याएं आप ऐसा ढूंढने लगें, इंस्टाग्राम पे ढूंढने लगे तो वहाँ पे वो समस्या जो मिलेगी ना तो बहुत झेलाएगी वो समस्या। तो देखिए, समस्या है, समस्याएं हैं और उनका निदान भी है। बुद्ध जी ने कहा था कि दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निवारण भी है। तो समस्याएं हैं, समस्याओं का कारण भी है, उसका निवारण भी है। तो मैं एक लोग मतलब मेरे बहुत ही परिचित के थे, मुझे मिले एक बार मिले मुझे अभी जल्दी ही। तो मैं देखा हूँ कि वास्तव में कि जिस तरह से किसी जॉब की तैयारी की जाती है, बिल्कुल इस तरह से वो रमे हुए थे और इतना वो परेशान थे कि हाय हाय हाय, मेरी जॉब लग नहीं रही है, मैं सब कुछ करता हूँ फिर भी मेरी जॉब नहीं लग रही है। मैं मानता हूँ मेरे दोस्त कि आप सब कुछ करते होंगे, लेकिन कुछ तो गलती करते होंगे, कुछ गलती करते होंगे। उस गलती का परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है। वो गलती जिस दिन समझ में आएगी, या जितनी भी डिमांड है मेहनत की किसी भी जॉब के लिए, उतनी डिमांड अगर आप सप्लाई कर ले जाएंगे तो उस दिन आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। तो इसलिए परेशान ना हो, पढ़ते रहो, घूमो टहलो गाओ फिरो लेकिन टेंशनाइज ना हो मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अभी समस्या है तो जॉब मिलने के बाद वो समस्या दूर हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं रहेंगी। जॉब मिलने के बाद समस्याओं के रूप अलग अलग अनेक प्रकार की समस्याएं आपको मिलेंगी। तो इसलिए परेशान ना हो, पढ़ो। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है ना, सबसे अच्छी दोस्त है आपकी पुस्तकें। तो ऐसा काम कीजिए कि ज़्यादा फालतू का फ्रेंडशिप भी ना बनाइए, उतने ही दोस्त रखिए जिनसे दोस्ती आप निभा सकें। बाकी बातचीत करने के लिए क्या फालतू में इतनी दोस्ती निभाना। स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएं क्या कि इसमें पढ़ने क्या आए थे। हम आपको सिलेबस का एनालिसिस करवा रहे हैं। जो पीटी का जो पेट जिसको हम कहते हैं, आप पेट समझते हैं? ये वाला पेट नहीं, वो वाला पेट पीईटी जिसको कहते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, हिंदी में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कहते हैं। तो उसके बारे में ये देखो, हिस्ट्री दिया है हमने, भारतीय इतिहास सिलेबस है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दोनों को मिला के 10 प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्न आएंगे, 10 अंकों के प्रश्न आएंगे। इसके पहले हमने जो पढ़ा वो सामान्य जागरूकता, वो भी 10 प्रश्न 10 अंकों के, इसमें भी 5 इधर से 5 इधर से आएंगे। अब इसमें सिलेबस देखो, इतनी होशियारी से सिलेबस दिया है कि आप अभी एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता लिख दिया। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पूछ लेते हैं कोई ठिकाना नहीं है। बस गनीमत इतनी है कि इन्होंने पाषाण काल नहीं पूछा है। पाषाण काल अगर पूछ लेते तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे हम पढ़ना। हम क्या करेंगे, हम आपको प्रत्येक टॉपिक के लगभग 100-150 प्रश्न का रिवीजन करा देंगे। आपको जल्दी ही काम होगा, परेशान ना हो। बड़ी ही देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, सीधा सा मतलब है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या, वैदिक संस्कृति मतलब वैदिक सभ्यता। तीसरा टॉपिक हमारा बौद्ध धर्म और चौथा जैन धर्म। बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं उनकी,
उन पर बात करेंगे। जैसे कि अभी बात किया, किसने कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, तो गौतम बुद्ध ने कहा। फिर जैन धर्म में महावीर स्वामी, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी जीवनी और शिक्षाएं इनके बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे 5वां टॉपिक मौर्य वंश। मौर्य वंश में फोकस किस पे रहेगा हमारा? सम्राट अशोक पर। 6ठा टॉपिक हमारा गुप्त वंश रहेगा। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय पर फोकस रहेगा, ये सिलेबस में दे दिया है। 7वां टॉपिक हमारा हर्षवर्धन रहेगा। 8वां टॉपिक हमारा राजपूत काल रहेगा। 9वां टॉपिक सल्तनत काल। सल्तनत काल कहाँ से? गुल खिले तो सूंघ लो या गुलाब खिले तो सूंघ लो, मतलब गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक सल्तनत काल हम पढ़ेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुए उनके बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जो शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे सल्तनत काल में। फिर उसके बाद 10वां टॉपिक हमारा रहेगा मुगल साम्राज्य। 11वां टॉपिक रहेगा हमारा मराठा। 12वां टॉपिक क्या पढ़ना है? ब्रिटिश राज का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब हम कहाँ पर आ गए? 1857 में आ गए। फिर आएंगे हम ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, क्या ऐसे प्रभाव हुए होंगे सामाजिक आर्थिक, क्या रीजन रहे होंगे, मतलब किस तरह से इन्होंने राज किया कि इनके सामाजिक मतलब समाज और इनकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो उत्पन्न हुई जिसका परिणाम था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। तो इसमें से 5 अंक पूछे जाएंगे। ये कितने टॉपिक है? 13 टॉपिक से 5 प्रश्न। लेकिन हमें रिवीजन तो करना ही करना है, पढ़ेंगे नहीं लेकिन रिवीजन जरूर करेंगे। इधर क्या, इधर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहा है कि अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये जीएस हम डिस्कस कर रहे हैं पेट का। तो इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। फिर दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब स्वदेशी 1905 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक आ गए? 1900। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय 1931 तक आ गए हम। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, CR दास, चित्तरंजन दास जिनको कहते हैं, सरदार भगत सिंह, मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, इन सब नेताओं के बारे में पढ़ेंगे। जिन्ना वगैरह, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब से हुआ? क्रांतिकारी आंदोलन, इनके बारे में और इनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा? विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन करने आई तो वहाँ से उसके लिए समय समय पर रूल्स एंड रेगुलेशंस एक चार्टर के माध्यम से आते थे, और वो कब तक आए ये हम जानेंगे। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है ये हम पढ़ेंगे। किस एक्ट या फिर जो चार्टर था उसमें कौन सी बातें लिखी गई थी, क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, इनको हम पढ़ेंगे। 5वां टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में हम पहुंच गए। आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस का, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, नेताजी के बारे में पढ़ेंगे। 5 टॉपिक इसमें, 13 5 18 टॉपिक से आपके कितने नंबर बनेंगे? 10 नंबर बनेंगे। तो इनको पढ़ना ज़रूरी है। टॉपिक का एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट लेकर टॉपिक का एनालिसिस कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी है करना, क्योंकि पढ़ते सब हैं, लेकिन पढ़ने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सिलेबस का एनालिसिस कीजिए। पहले सिलेबस समझिए कि क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। अब आपने पेट की तैयारी शुरू कर दिया, आपको ध्यान नहीं है कि यहाँ पाषाण काल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। अब रटे हैं पाषाण काल, पत्थरों में आप खड़बड़ा रहे हैं, क्या होगा? नहीं आएगा नंबर आपका। तो इसलिए सिलेबस बिना सिलेबस देखे, जरूरी नहीं कि इस वीडियो को देखें तभी सिलेबस आपको पता चले। कई माध्यम हैं जहाँ से सिलेबस आपको पता चल सकता है। तो सिलेबस को देखकर ही आप पढ़ाई करें। बिना सिलेबस के जो हमने टारगेट किया है 75 से 80 नंबर हमें लाना ही लाना है, इसके प्लस नंबर लाना है। मिनिमम इतना रहना चाहिए और मैक्सिमम 80 प्लस रहना चाहिए, क्योंकि इससे कम वालों का कोई यहाँ पे काम नहीं है यूपी पेट में, ये जान लो। इससे कम वाले सिर्फ चुने ही मिलेंगे और जाएंगे पेपर दे के चले आएंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे
अलग वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कौन से लोगों को भरना चाहिए फॉर्म, किन लोगों को नहीं भरना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।